बच्चों हम कल फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे। हमने उसमें न्यूटन के जो हैं दो लॉज पढ़े थे, फर्स्ट और सेकेंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया के बारे में बोलता है, फर्स्ट लॉ है इनर्शिया के बारे में बोलता है। और जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ उसने बोला है मोमेंटम, फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में बोला है सेकेंड लॉ ने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सो यहाँ देखो अभी उससे रिलेटेड मैंने दो गिव रीजंस लिखे हैं, एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, एक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, मैं रीड कर देती हूँ। सो देखो, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। ठीक है, जो चलती हुई बस है, ठीक है, बस चल रही है, सो चलती हुई बस में से जंप मारना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, जब भी कोई भी व्हीकल चल रहा होता है, आप चलते व्हीकल में से जंप नहीं करो, वो डेंजरस है, स्पेशली बस वगैरह। क्यों? so, अब रीजन सुनो। While moving in a bus, our body is in motion। अच्छा, रीजन क्या है? सबसे पहली बात, जब हम बस में मूव करते हैं, ठीक है, while moving in a bus, our body is in motion। जब बस में मूव कर रहे होते हैं तो बॉडी किस में होती है? मोशन में होती है। ठीक है, while moving in a bus, our body is in motion। On jumping out of a moving bus, our feet touches the ground and comes to rest। ठीक है, so on jumping out of a moving bus, our feet touches the ground and comes to rest। so जब आप जंप करते हो, ठीक है, तो जब बस मूव करती है और उसमें से आप अचानक से बाहर जंप कर रहे होते हो, ठीक है, सो आप समझो आपने जंप किया, ठीक है, आपने जंप किया, तो आपने जंप किया, आपके पैर रुक गए क्योंकि आपने जंप किया सड़क पे, और पर आपका जो शरीर है वो तो मोशन में ही, आपका जो अगला पार्ट है वो अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा है मैं बस में ही हूँ। ऑलरेडी उसको इनर्शिया कौन सा मिला हुआ है? मोशन वाला। क्यों? क्योंकि हमने हमारी बॉडी को मौका ही नहीं दिया कि भाई अब हम रुकती है बस, तो हमारे शरीर को थोड़ा सा मिलता है कि हाँ अभी रुकी, मोशन रुका। ठीक है, तो फिर हम उतरते हैं शांति से। पर अभी बस मूव ही कर रही है और शरीर ऐसे ही मान के चल रहा है कि मैं मोशन में हूँ, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, और अचानक से आप कूद पड़ रहे हो। ठीक है, सो आपके पैर तो जमीन पे रुक गए, पर आपका अभी भी अपर पार्ट अभी भी वो उसी में ही है कि भाई मैं मोशन में हूँ। सो वो ऐसे मोशन में ही, मतलब आपका अपर पार्ट ऐसे ही मान रहा है कि मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है? सो upper part of body stays in motion and moves forward due to inertia of motion and hence we can fall in forward direction। और क्योंकि हमारे फीट तो समझ गए भाई तू उतरा है, तू रुक, तो फीट तो रुकते हैं, पर अभी भी ऊपर पार्ट वाला क्या मान रहा है कि भाई मैं मोशन में हूँ, तो शरीर अभी तक उस मूवमेंट में होता है, और इस मूवमेंट के होने की वजह से हम धक्का खा के गिर जाते, सर भी फट सकता है। ठीक है, इवन कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज देखी थी, एक लड़की थी, उसको बाइक पे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, वो उसके आगे उसका अंकल ड्राइव कर रहा था, शायद अभी कुछ दिनों की न्यूज है। तो उसमें मतलब वो बाइक से गिर गई। ठीक है, वो छेड़ रहे थे या कुछ ऐसा हुआ, अंकल का बैलेंस चला गया, वो चलती हुई बाइक से गिरी लड़की, तो एकदम सड़क से उसको मतलब टकरा गई, मतलब उसका फॉल्ट नहीं था, गिरी और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, मतलब वो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि क्यों हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली चलती हुई बाइक थी। ठीक है, मतलब वो जैसे ही गिरी और सीधा, मतलब इतना खतरनाक हो सकता है मूविंग व्हीकल से उतरना। ठीक है, ये न्यूज है अभी। मुझे इस लड़की को स्कॉलरशिप भी मिली थी और पढ़ने के लिए फॉरेन गई थी ये लड़की, अभी कोरोना के टाइम वापस आई हुई थी इंडिया में। ठीक है, छोटे शहर की लड़की थी, पर मतलब अच्छी मतलब एजुकेशन ले रही थी, उसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, सो मतलब तो यही है कि भाई ऑन जंपिंग आउट ऑफ अ मूविंग बस अवर फीट टचेस द ग्राउंड एंड कम टू रेस्ट। ठीक है, तो जब हम मूविंग बस से जंप करते हैं, हमारे जो फीट है वो ग्राउंड को टच करते हैं और वो एकदम रुक जाते हैं। while the upper part of our body stays in motion, जबकि हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का वो अभी भी मोशन ही कर रहा है, एंड मूव्स फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अभी इनर्शिया ऑफ मोशन में ही है, एंड हेंस वी कैन फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम आगे जाके गिर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन,
Why do fielders pull their hand gradually with the moving ball while holding a catch? कह रहा है जो फील्डर्स होते हैं, अच्छा अभी सीजन बॉल होता है क्रिकेट में, बहुत भारी सीजन बॉल होता है, तो आप देखते हो कि फील्डर ने ऐसे कैच पकड़ा, फिर ऐसे 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 एकदम वो नीचे 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 ले जाता है, ठीक है। सो ऐसा क्यों करता है फील्डर? देखो अगर वो तुरंत ऐसे झपट के एकदम पकड़ ही लेगा, ऐसे नीचे नीचे ऐसे नहीं करेगा ना, उसको बिल्कुल हाथ में बहुत दुखेगा, मतलब इतनी जोर से हर्ट होगा, क्योंकि सीजन बॉल इतना आपको में जो लड़के हैं उनको तो मटेरियल पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। सो उसका जो हाथ है उसको हर्ट हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, वो सीजन बॉल की थोड़ी स्पीड, क्योंकि मोशन में आ रहा होता है, सीजन बॉल क्या है मोशन में है, सो उसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए उसका फोर्स भी कितना है इसमें, ऑब्वियसली फुल फोर्स में होता है, सीजन बॉल के फोर्स में आ रहा होता है, उस फोर्स को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, हाथ में लेके ऐसे 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 थोड़ा हाथ नीचे लेते जाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि उसकी स्पीड थोड़ी कम कर पाए, टाइम बढ़ाएं, पकड़ने का टाइम बढ़ाते हैं और सामने स्पीड करते हैं कम, क्योंकि वो सीजन बॉल आता है फुल फोर्स से, ठीक है। यहाँ आपने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जैसा कुछ आपने पढ़ा, यहाँ देखो दूसरा वाला क्वेश्चन कि व्हाई डू फील्डर्स पुल देयर हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग अ कैच करते टाइम जो फील्डर्स कैच करते हैं वो अपना हाथ क्यों पीछे की तरफ या नीचे की तरफ लेके जाते हैं पकड़ने के बाद। While catching a fast moving cricket ball, a fielder on the ground gradually pulled his hand backwards with the moving ball. मतलब वो हाथ बॉल पकड़ के ऐसे एकदम पीछे की तरफ या नीचे की तरफ, कहीं थोड़ा बॉल के साथ वो टाइम लेता है सर। Hands backwards with the moving. This is done so that the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0. ऐसा क्यों करता है फील्डर? क्योंकि ये करने से वो क्या करता है, This is done so that the fielder increases the time. वो क्या करता है, टाइम बढ़ाता है, ठीक है। क्या किस चीज का टाइम बढ़ा देता है, स्केच का टाइम बढ़ाता है, और इसी टाइम के दौरान जो हाई वेलोसिटी से बॉल आ रहा है, जो फुल स्पीड से बॉल आ रहा है, उसका जो मूविंग बॉल है डिक्रीजेस टू 0, उसकी वेलोसिटी एकदम 0 हो जाए, उसकी स्पीड 0 हो जाए, thus the acceleration of the ball is decreased. इसलिए उसकी जो स्पीड है, जिस गति से आ रहा है वो डिक्रीज हो जाए, and therefore the impact of catching the fast moving ball is reduced. So ये जो बॉल इतनी जोर से गति से आ रहा है वो कम हो जाए। इसमें सेकेंड लॉ यूज हुआ है, कैसे? तो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा था। सो F इज इक्वल टू एम बी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अच्छा अब बॉलर क्या कर रहा है, टाइम बढ़ा रहा है, ऐसे एकदम अचानक से बॉल नहीं पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, टाइम बढ़ा रहा है। सो अगर टाइम बढ़ा रहा है, बॉलर टाइम बढ़ा रहा है, तो सामने फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शन है, टाइम बढ़ाएगा तो फोर्स क्या होगा, कम, ठीक है। सीधा सीधा लॉजिक यही है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का लॉजिक है, ठीक है। फील्डर क्या कर रहा है, टाइम बढ़ा रहा है, जिससे जो बॉल का इम्पैक्ट है, जो बॉल का फोर्स है वो कम लगे और उसको कम उसको लगे ना, ठीक है, वरना वो तुरंत पकड़ने की ऐसे एकदम पकड़ ही लेगा, बहुत उसका हाथ भी छिल सकता है, ठीक है। आप टेक्निक देखना, फील्डर्स की फुल स्पीड से जो बॉल है उनकी टेक्निक से आप देखना कैसे कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। सो ये लोग ये ट्रेंड ऐसे होते हैं, सीजन बॉल भाई उन्हें लगे ना, सो इसलिए वो उसका टाइम बढ़ा रहे होते हैं ताकि फोर्स उसका कम होता जाए और फाइनली एक्सेलरेशन कम होए और उनको दर्द वगैरह ना हो, ठीक है। सो ये दो कारण हैं। फर्स्ट आपने सोचा होगा कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रख के गया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रख के गया, तो हमारे किस काम का, आपने ये सोचा होगा जब मैंने कल पढ़ाया होगा। तो मैं आपको वही समझाने के लिए मैंने ये दो रीजंस लिए, ठीक है, कि क्यों जरूरी है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स, ठीक है। सो ये हमारी इवन फिजिक्स, जो आप फिजिक्स पढ़ते हो वो ऑलरेडी हमारी डे टू डे लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये सब हमारी जो लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे मूविंग बाय बॉल, बस, ठीक है, ये सारी चीजें। सो फिजिक्स आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं, पर टेक्निकलिटीज बहुत होती हैं, ठीक है। इसमें आप मैथमेटिक्स होती है, तो मैं भी कुछ लोगों का कम पसंदीदा सब होता है, साइंस के अंदर
फिजिक्स का हम लोग थोड़ा सा पसंद करते हैं, बट आप देखा जाए तो लॉजिकल यही चीज है इसमें, ठीक है। सो दिस वर द टू गिव रीजन शोइंग फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। अभी हम करते हैं आगे। बच्चों अभी हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, जो लास्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे लॉज ऑफ मोशन में, और तीनों हमारी डेली लाइफ में फुल यूज होते हैं। सो थर्ड लॉ भी दिया था न्यूटन ने। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे इजी लॉ। इजी क्यों? इसका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इजी है, छोटा सा स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, कि हर एक्शन के लिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी एक्शन करोगे, सामने आपको उतना ही और ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो तो तैयार हो, सामने एक और थप्पड़ पड़ेगी और उतने ही फोर्स से। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ, न्यूटन बोल रहे हैं। सो जैसे आप खड़े हो जमीन पे, ठीक है, सो जमीन पे आता है, अर्थ के ऊपर पूरा फोर्स लगा, आपका वेट पूरा अर्थ पे एग्जर्ट हो रहा है, तो सामने जो अर्थ है, ठीक है, सामने जो अर्थ है वो भी आप पे उतना ही फोर्स एग्जर्ट करती है, ठीक है। आप पढ़ते हो ना, अर्थ के पास कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप जो अर्थ के ऊपर अपना वेट डाल रहे हो, वही सामने अर्थ आप पे एक फोर्स डाल रही है, ठीक है। सो मतलब हर चीज जिसपे भी आप एक्शन करते हो, जिसके ऊपर आप कोई भी एक्शन करते हो, सामने आपको रिएक्शन मिलता ही है, ठीक है। सो एक एग्जांपल तो आपकी एनसीईआरटी में फोटो से दिखाया गया है। सो मैं आपको वो फोटो दिखाती हूँ, तो आपको देखो, यहाँ ये है आपकी एनसीईआरटी में पेज 123 पे, पेज 123 पे है, ठीक है। सो आप यहाँ देखो, ये एक सेलर है, ठीक है, सेलर है, मतलब वो जो बोट्स वगैरह पे जाते हैं ऐसे। सो ये सेलर है, तो ये क्या कर रहा है? बोट पे, बोट से जंप मार रहा है, बोट से जंप मार रहा है सामने की तरफ। तो जैसे ही उसने बोट से जंप मारा सामने की तरफ, तो बोट पीछे की तरफ धकेल गई, ठीक है। इसने जंप कहाँ मारा? इसने सामने की तरफ जंप मारा, सेलर ने सामने की तरफ जंप मारा, पर बोट कहाँ धकेली? पीछे की तरफ। सो यही हुआ, सेलर का एक्शन क्या था? कूदना उसका एक्शन था, सामने रिएक्शन बोट ने भी अपना रिएक्शन दिखाया, बोट पीछे हो गई, ठीक है। सो और यहाँ मैंने 2 फिगर्स बनाई हुई हैं, उनसे भी मैं आपको बता रही हूँ कि भाई किस तरह से, ये एक एग्जाम्पल था कि भाई जो सेलर है वो कूदता है तो बोट पीछे की तरफ हो जाती है। सो यहाँ देखो एग्जाम्पल 1, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, ठीक है। सो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट क्या है? रॉकेट का उड़ना, ठीक है। वो जो आप देखते हो, जो हमारे देश में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सो वो रॉकेट की, मैं वैसे रॉकेट्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे फ्यूल जो बर्न होता है, ठीक है, ये जो फ्यूल है फुल स्पीड से बर्न होता है, ठीक है। सो ये जो फ्यूल बर्न होता है, ये किस पे प्रेशर डालता है? ये यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं, उन पे प्रेशर डालता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या है? एक्शन है, और उनके बर्न होने की वजह से इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एयर पार्टिकल्स। बर्न होने की वजह से किस पे प्रेशर डालता है? वो एयर पार्टिकल्स पे प्रेशर डालता है। तो ये हुआ एक्शन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का फुल स्पीड से जलना, तेजी से जलना, वो हुआ एक्शन। और सामने फिर रॉकेट फुल स्पीड से ऊपर उड़ जाता है, वो है रिएक्शन। जो रॉकेट प्रोपेल करता है, उड़ता है, मतलब एकदम स्पीड से, तो दैट इज रिएक्शन। मतलब जितनी ज्यादा तेजी से फ्यूल बर्न होगा, उतना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा एयर पार्टिकल्स पे, और उतनी ही तेजी से वो रिएक्शन रॉकेट पे आएगा और रॉकेट उड़ जाएगा, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एयर पार्टिकल्स, ठीक है। जो फ्यूल जलता है वो इन एयर पार्टिकल्स पे फोर्स देता है। फ्यूल बर्न्स फास्टर, इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। जितना तेजी से फ्यूल जलता है और वो क्या करता है, एयर के पार्टिकल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, और रॉकेट प्रोपेल्स
वो रिएक्शन होता है, रॉकेट प्रोपेल होता है, मतलब रॉकेट उड़ जाता है, ठीक है। सो ये हुआ रिएक्शन। सो रॉकेट के ऊपर रिएक्शन, सो रॉकेट उड़ गया, दैट इज रिएक्शन। और एक्शन किसका था? फ्यूल का, ठीक है। एग्जाम्पल 2, यहाँ एक गन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो जब भी कोई गन चला रहा है, ठीक है, सो जब कोई गन चला रहा होता है तो आप देखोगे वो ऐसे गन चला देता है, तो बाद में उसका शोल्डर, अगर आप कोई रियल लाइफ गनमैन से पूछो, जो सच्ची का कोई गनमैन जानते हो, तो वो इतना, उनके जो शोल्डर होते हैं ना, वो गन चलाते हैं। सो जब वो शूट ऐसे गन का ट्रिगर दबा देते हैं, तो उसके बाद उनके शोल्डर एकदम पीछे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। आप किसी से पूछ लेना, या तो आप कहीं सर्च भी कर सकते हो कि ये जो गनमैन है, जो गन चलाते हैं, रिवॉल्वर्स या ऐसी बड़ी गन, छोटी गन, सो उनका शोल्डर एकदम ऐसे पीछे की तरफ मूव हो जाता है चलाने के बाद। क्यों? क्योंकि वो फोर्स किस पे लगा रहे हैं? फोर्स बुलेट पे लगाते हैं। गन के अंदर बुलेट, गोली होती है। सो बुलेट निकलती है, सामने वो भी रिएक्ट करती है, और जो गन है वो पीछे की तरफ मूव हो जाती है, और इसकी वजह से उनका शोल्डर पीछे की तरफ मूव होता है। आप क्या सोचते हो कि गोली इतनी तेजी से गन से निकलती होगी तो पीछे कुछ रिएक्शन ही नहीं करती होगी? नहीं, वो करती है, और वो रिएक्शन डालती है गन पे, और क्योंकि गन हाथ में होती है गनमैन के, तो उसके शोल्डर एकदम पीछे की तरफ हो जाता है, ठीक है। सो आप जो पिक्चर्स में देखते हो, किसी ने भी गन उठा ली, चला ली, वो बहुत मतलब आसान काम नहीं है, ठीक है, कि भाई एकदम नहीं। आपने मदर इंडिया पिक्चर में देखा था, भाई नरगिस ने मार दिया, ठीक है, वो अपने लड़के को मारा। वास्तव में देखा कि उसकी मदर ने संजय दत्त को, तो एकदम जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें चला रही हैं गन, सो वो एक्चुअली हाँ हो सकता है, बट एकदम दिखाते ऐसे भाई फर्स्ट टाइम पकड़ रही है और एकदम चला रही है, सामने वाला उड़ गया, वो चलाना, उसका फोर्स उठाना, ठीक है, वो भी एक मतलब वो होता है, ठीक है। सो वो इतना आसान काम नहीं है गन चलाना, ठीक है। सो ये जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही करते हैं। सो तो गन क्या है? सो यहाँ देखो, यहाँ मैंने गन ड्रॉ करा है। सो आप भी करना आता हो तो, पर करना मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? देखो अब यहाँ पे, सो यहाँ देखो ये गन है, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ट्रिगर दबाया, ठीक है। सो ट्रिगर दबाया तो पूरे ये बुलेट है, ठीक है, ये गोली है। सो पूरे फोर्स के साथ गोली बाहर गई, फोर्स ऑन बुलेट। सो ये जो गोली गई वो एक्शन हुआ, गोली का, गन से गोली का ये एक्शन हुआ, फोर्स ऑन बुलेट ये एक्शन है। और इसकी वजह से जो पीछे गन थोड़ा सा पीछे हो जाती है, गन पीछे हो जाती है, उसे कहते हैं रिएक्शन। और इस रिएक्शन को रिकॉइल ऑन गन बोलते हैं, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑन गन। ये वर्ड याद रखना, जब गन चलती है और बुलेट निकलने के बाद जो गन थोड़ी ऐसे पीछे की तरफ मूव होती है, उसे कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल ऑन गन मतलब गन थोड़ा पीछे की तरफ मूव होती है, ठीक है। सो गन पे है रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है, ये आप याद रखना, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ बुलेट या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये बहुत आता है, ठीक है। सो इसका मैं आपको परफेक्ट या तो डेफिनेशन भी लिखा दूंगी, ठीक है, मैं आपको इसका परफेक्ट डेफिनेशन लिखाती हूँ कि रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले ये करा दूंगी मैं आपको, रिकॉइल वेलोसिटी शायद ब्लूप्रिंट वगैरह में भी आ जाएगी कहीं, हमने अभी वो डिस्कस भी नहीं किया, लास्ट में ही करेंगे। अब यहाँ देखो, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है वो स्टेट करो। अच्छा, अब आप सोचोगे कि भाई लॉज ऑफ मोशन तो पूरा है, सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सो ये 3 लॉज आपने पूरे किए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, तीनों में आपने एग्जाम्पल समझे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ में तो मैंने आपको आज की रीजन भी कराया। अभी हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक क्या है, जुड़ा हुआ आगे वालों से, पर ये टॉपिक एग्जाम में बहुत आता है। इसका स्टेटमेंट भी आता है और इसका डेरिवेशन मतलब जैसे हमने सेकेंड लॉ को कैसे डिराइव किया था कल, F = ma, वैसे ही इसको भी डिराइव करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड 9th के अंदर इतने ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, इतने ज्यादा मतलब डिराइव करना, भाई फॉर्मूलाज निकालने, ठीक है, फॉर्मूलाज ऐसे स्टेप्स करते जाओ और फॉर्मूला निकला है वैसा। सो डेरिवेशंस बहुत कम होते हैं स्टैंडर्ड 9th में, तो कुछ हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट करेंगे उसके बाद डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। सो स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? The sum of momenta of two objects before collision is equal to the sum of momenta after collision
प्रोवाइड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सपोज दो ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले। सो दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने से पहले द सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने से पहले उनका मोमेंटा, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटा इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, टकराने के बाद का जो मोमेंटा है और टकराने के पहले का जो मोमेंटा, मोमेंटा क्या है, मोमेंटम का प्लूरल, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स है ना। ठीक है, सो कह रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं आपको ये तो डिटेल में डेरिवेशन में समझाऊंगी। सिंपली ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं कोलिजन से पहले, उनका मोमेंटा और कोलिजन के बाद उनका मोमेंटा क्या होता है, सेम होता है, भले अनलेस प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस, कुछ कोई बाहर का फोर्स ना लगे, सिंपली सिर्फ टकराने वाले हैं, सिंपली टकराने वाले हैं। ठीक है, सो ये समझो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स सिंपली टकराने वाले हैं। ठीक है, सो ये टकराएंगे, इससे पहले इनका मोमेंटा और टकरा लिया उसके बाद का मोमेंटा दोनों का सेम होगा, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, एडिशन दोनों का सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बिफोर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम। सो इसीलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्व मतलब दोनों बार, भाई आप वाले वैसा केस देखो वैसा केस देखो, आंसर इक्वल है। ठीक है, आप इनिशियल वेलोसिटी देखो फाइनल वेलोसिटी देखो, आंसर इक्वल है। ठीक है, सो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो इसके बाद हम करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, इसी लॉ के ऊपर डेरिवेशन करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये आता है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अभी करते हैं। ठीक है, बच्चों अभी हमने अभी स्टेटमेंट देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, अभी हम देखेंगे डेरिवेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन है डिराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और प्रूव दैट m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2u2, that is टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। देखो ये क्वेश्चन मोस्टली जो डिटेल क्वेश्चंस होते हैं उनका ये मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, मतलब ये क्वेश्चन जरूर आता है कोई भी एग्जाम हो। कैसा क्वेश्चन है, डिराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करो और प्रूव दैट m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2, that is total initial momentum is equal to total final momentum। ठीक है, सो ये आपको प्रूव करना है। सो कैसे स्टार्ट लेंगे, सो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में देखो ये है आपका ऑब्जेक्ट ए, ये है आपका ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी है u1, ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी है u2। ठीक है, सो मतलब शुरू में ऑब्जेक्ट ए जो है और ऑब्जेक्ट बी है वो चल रहे हैं। ठीक है, स्पीड तो उनकी जो वेलोसिटीज हैं, ऑब्जेक्ट ए की u1 है और ऑब्जेक्ट बी की v1 है, और इसका मास m1 है, इसका m2 है। ठीक है, अच्छा एक बात आप ध्यान से ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, जो पीछे चल रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है। आप पूछोगे कि क्यों, ये चीज आप क्यों बता रहे हो कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो तभी तो ये लोग टकराएंगे। ठीक है, देखो आप इसको नॉर्मल सोचो, जैसे आगे वाला आपसे आगे वाला चल रहा है। ठीक है, सो आप भी पीछे चल रहे हो तो आगे वाला भी धीरे धीरे चल रहा है, आप भी धीरे धीरे चल रहे हो, पर अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो आप क्या करोगे, आप उसको टक्कर मार दोगे। ठीक है, सो वैसे ही टक्कर कब मारेंगे, या कोलिजन की बात हो रही है, टकराने की बात हो रही है।
टकराएंगे कब? जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, u1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी ये दोनों टकराएंगे, ठीक है। सो u1 ग्रेटर देन u2 होगा तभी ये लोग टकराएंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले a और b डिफरेंट है, दोनों का m1 m2 है, और ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब इसका u1 वेलोसिटी है, इसका u2। इतना याद रखना, u1 ग्रेटर देन u2 है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, u1 ग्रेटर देन u2 है, ठीक है। सो अब देखो ये टकरा रहे हैं ड्यूरिंग कोलिजन, अब देखो ये टकरा रहे हैं, तो जब ये टकराएंगे, ठीक है, सो जब ये टकराए तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। क्यों? आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि दोनों जब भी टकराएंगे मतलब दो बॉडीज एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती हैं। सो ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए बी बॉडी पे F1 फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट बी है वो ए बॉडी पे F2 फोर्स लगाएगा, ठीक है। सो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब टकरा लिए, अब ऑब्वियसली टकराए, अब टकराने के बाद दूर दूर हट जाएंगे ऑब्वियसली, भाई पहले टकराए तो ऐसे चिपके थोड़ी नहीं रहेंगे, दूर भी होंगे, सो दूर हो जाएंगे। सो ये दूर हो गए, ठीक है। सो यहाँ ये दूर हो गए, सो ये ए है और ये बी। सो अब इनकी वेलोसिटीज बदल जाएगी, ठीक है। अगर वो फुल स्पीड में थे अब हो जाएंगे धीमे, ठीक है। सो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, ठीक है। सो आप ये फिगर बनानी जरूरी है, फिगर के बिना आप ये डेरिवेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये टकराने से पहले हुआ, ये टकराने के टाइम हुआ, और ये टकराने के बाद हुआ, ठीक है। सो अभी ये आपको जो मैंने आपको बोला वो थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली आपको डेरिवेशन चालू करना है तो आपको लिखना पड़ेगा। सो ये m1 है और ये है m2। अच्छा फिर लिखो, लेट टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b हैविंग मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, कि दो ऑब्जेक्ट्स a और b हैं, उनका मास m1 और m2 है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। सो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स हैं a एंड b, दो ऑब्जेक्ट्स a एंड b हैं और उनका मास है m1 और m2, और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एक ही लाइन में, वेयर u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। जो u1 है वो u2 से ज्यादा है, ठीक है, u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। एट वन पॉइंट दे कोलाइड, एक जगह एक पॉइंट ऐसी आएगी कि ये हो जाएंगे कोलाइड, टकराएंगे। ड्यूरिंग कोलिजन F1 इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट B बाय ऑब्जेक्ट A, ठीक है। अब कोलिजन के दौरान क्या होगा, F1 फोर्स जो है, जो A ऑब्जेक्ट है वो B पे लगाएगा, F2 इज द फोर्स अप्लाइड ऑन A ड्यू टू B, और F2 जो है वो A पे लगेगा फोर्स B की वजह से। आफ्टर कोलिजन दैट वेलोसिटीज बी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, v1 और v2, ठीक है। सो तो अब यहाँ देखो, अब हम मतलब हमने सारा समझा दिया, अब हमें ये लाना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि भाई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये वाला आपको प्रूव करना है और ये हमें अभी न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, ठीक है। सो यहाँ देखो ये आपको प्रूव करना है। सो स्टार्ट लेंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चालू कैसे लेंगे हम प्रूव करना, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्चुअली ये प्रूव तो यहीं से ही चालू ही हो गया, ठीक है। ये मैं आपको परफेक्ट आंसर की तरह ही समझा रही हूँ, इसी तरह से आंसर लिखना है इसका। डेरिवेशन आए तो ऐसे ही एकदम परफेक्ट फिगर बनाओ, फिर समझाओ, ये फिगर को समझाना है और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से क्या कि जो फोर्स 1 लगेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए ने फोर्स 1 लगाया ऑब्जेक्ट बी पे और ऑब्जेक्ट बी ने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट ए पे। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट बोलता है ना, ऑपोजिट। सो वो ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने यहाँ माइनस साइन लगाई है, ठीक है। माइनस साइन क्यों लगी है, क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब F1 क्या है, सो F1 है आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, तो देखो ध्यान से देखो, तो ये जो फोर्स है ये F1 है, ये फोर्स किस पे लगा रहा है, B बॉडी पे।
हम पढ़ते हैं ना, फोर्स हमेशा किस पे लगता है, सामने वाली बॉडी पे लगता है। न्यूटन का थर्ड लॉ यही तो बोलता है कि भाई एवरी एक्शन इज इक्वल एंड सामने वाले ऑब्जेक्ट पे लगाता है, ठीक है। सो जो ये F1 है, F1 ने फोर्स लगाया, किस पे लगाया, इस पे लगाया। F1 का फोर्स किस पे लगाया, इस पे। सो F का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F इज इक्वल टू m इंटू ए। पर m कौन सा, m ए कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, m2a2। क्यों, क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है, सामने वाली बॉडी पे। मतलब फोर्स 1 किस पे, a किस पे फोर्स लगा रहा है, b पे। सो m2a2, ठीक है। सो m2a2 इज इक्वल टू, इसी तरह से F2 किस पे फोर्स लगा रहा है, सो ये देखो F2 फोर्स लगा रहा है A पे, m1a1, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ माइनस की साइन है, ठीक है। सो अब यहाँ A2 देखो, एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, ठीक है। सो m2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m1, ठीक है। सो a1 है, a1 क्या होता है, v1 माइनस u1 अपॉन t, ठीक है। सो v1 माइनस u1 अपॉन t। यहाँ देखो a2 है, v2 माइनस u2, क्यों, कहाँ से आया, ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्या था, a का फॉर्मूला v माइनस u अपॉन t, ये था ना फॉर्मूला, बिकॉज a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। सो यहाँ a2 की जगह भी आपने v माइनस u अपॉन t लगाया, और a1 की जगह भी v माइनस u अपॉन t लगाया, ठीक है। सो ये 2 है तो v2 माइनस u2, और ये a1 है तो v1 माइनस u1, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या रहेगा, सो देयरफॉर m2 v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे देयरफॉर m2 v2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और m2 u2 के साथ भी, तो m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू माइनस m1 v1, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m1 v1 माइनस m1 माइनस u1, माइनस माइनस प्लस, प्लस m1 u1, ठीक है। अच्छा अब क्या, हमको क्या लाना है, हमें लाना है m1 u1 प्लस m2 u2। तो हम क्या करेंगे, ये m2 u2 को यहाँ ले जाएंगे और m1 v1 को यहाँ। सो देयरफॉर ये m1 v1 माइनस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 यही है, पहले से ही है, m1 u1 प्लस माइनस m2 u2 इधर जाएगा तो प्लस m2 u2, ठीक है। सो कैसे हुआ, फिर से देखो, ये जो माइनस m1 v1 है, इधर उठा के आएंगे तो m1 v1 आएगा, ठीक है। माइनस m2 u2 ले जाएंगे तो उधर प्लस m2 u2 आएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये प्रूव हो गया, ठीक है। सो इस तरह से इस हम बोल सकते हैं, इसको सीधा करके पहले लिख सकते हो तो लिखो पहले, सीधा करके मतलब क्या, u1 वाला पहले लिखो और v1 वाला बाद में, सिंपल, मतलब इक्वल टू का ये साइड इधर, ये साइड इधर, ठीक है। सो देयरफॉर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल। तो इस तरह से आपने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो प्रूव कर लिया, ठीक है। सो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जब दो बॉडीज टकराती हैं तो टकराने के पहले की वेलोसिटी, टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम का टोटल इक्वल होता है। इतना याद रखो, जब जो ये बॉडीज हैं
सो वो जो पीछे वाली बॉडी है उसका हमेशा वेलोसिटी ज्यादा होता है, ये दिखाना पड़ेगा। और जब टकराएंगी तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी बदल जाएगी, आपको वो भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू माइनस F2 M2 A2 इज इक्वल टू माइनस M1 A1 कहाँ से आया? बिकॉज बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। 3 लॉ आपने पढ़े इसीलिए थे कि हर जगह यूज करो इसको, ठीक है। सो ये सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ यूज हो, फिर ये सेकेंड लॉ, फिर आपने ए की फॉर्मूला लगा दी, जो कि आप पिछले फिजिक्स के चैप्टर में, जो हमने सिर्फ एक ही चैप्टर किया अभी तक, ये हम दूसरा चैप्टर ही कर रहे हैं इस साल का। तो जो पहले चैप्टर फिजिक्स के आप पढ़ के आए हो, पहला ही चैप्टर, इससे पहले वाला मतलब मोशन, उसमें आपने ये फॉर्मूला देखी थी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वो लगाई, टी टी कैंसिल, ब्रैकेट में इसको भी इसके साथ, इसको भी इसके साथ, बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। सो यहाँ इसको भी इसके साथ, इसको भी इसके साथ, सेम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये माइनस M1 V1 है, उठा के इधर ले आया, M1 V1 प्लस M2 V2, माइनस M2 U2 है, उठा के उधर ले गया, प्लस M2 U2, ठीक है। सो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका हमने जो ये सम है वो प्रूव कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सो अब हम करते हैं आगे। बच्चों अभी इस चैप्टर का क्लास टॉपिक देख लेते हैं, फिर इसके साथ ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। हमने अभी तक सारी थियोरी कवर की है इस चैप्टर की, पर फिजिक्स में सिर्फ थियोरी से काम नहीं चलता है, न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो क्या किया, ठीक है। सो यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, सो जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे। और फिर हमें ब्लूप्रिंट भी करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस भी करनी है, ठीक है। सो अभी बहुत सारा करना है, अभी हमने खाली चैप्टर अभी हम पूरा कर रहे हैं, मतलब चैप्टर की थियोरी हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर की थियोरी का, ठीक है। अभी चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे के सारे बाकी हैं और ब्लूप्रिंट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सब बाकी है। तो देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है रिकॉइल वेलोसिटी और मजल वेलोसिटी, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी और मजल वेलोसिटी, ये वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं? तो ये वर्ड्स आप जब गन, ठीक है, गन का एग्जाम्पल लेते हो, देखो जैसे अभी ये गन है, ठीक है। सो ये गन है, गन से ये बुलेट चलाई गई, ठीक है। सो जो ये आपने गन से बुलेट चलाई, ठीक है। सो ये जो आपने बुलेट चलाई, ठीक है, बुलेट निकली गन से बाहर, सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज कॉल्ड मजल वेलोसिटी। सो ये जो बुलेट की वेलोसिटी है, बुलेट जिस वेलोसिटी से निकली उसे कहेंगे मजल वेलोसिटी। And because of its force the gun moved backwards, that is called recoil velocity of gun। अब इसके फोर्स की वजह से, इसके फोर्स की वजह से जो वो आपका शोल्डर पीछे गया या आपकी गन पीछे गई, ठीक है, उसके फोर्स की वजह से जो गन पीछे मूव हो गई उसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है। सो ये मजल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को कहते हैं, और ये है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। सो बुलेट में मजल वेलोसिटी होती है और गन में रिकॉइल वेलोसिटी होती है। अच्छा, अभी जब तक आपने फायरिंग नहीं की थी, मतलब आपने गोली नहीं छोड़ी थी, तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले जो बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि बुलेट उस टाइम गन के अंदर थी, तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही होगी? 0। और गन, क्योंकि उस टाइम गन भी ऐसे ही स्थिर थी, स्टेशनरी थी, सो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? 0, ठीक है। सो बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन वो भी 0 रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी रही होगी 0, ठीक है।
मतलब वहां मैंने अभी अभी जो आपको सम कराया उसमें हमने मास क्या लिया था, हमने m1 और m2 लिया था, पर यहाँ पे मैं मास मतलब गन के जी से गन के जी से ले रही हूँ और बुलेट का b ले रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ देखो ug इज इक्वल टू 0, ub 0। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैंने आपको क्या बोला, वहां हमने अभी अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा किया, उसमें मैंने जो ऑब्जेक्ट ए था उसके लिए 1 लिया था, ऑब्जेक्ट 2 के लिए 2 लिया था, ऑब्जेक्ट बी के लिए 2 लिया था, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 जो है हमारा, वो ऑब्जेक्ट ए क्या है हमारा, सो हम बुलेट है और जो बी है वो जी गन है, तो हमने 1 और 2 की जगह बी और जी लिया है। ठीक है, सो MBUB प्लस MGUG इज इक्वल टू MBVB प्लस MGVG। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे ही था ना, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, तो हमने वही किया। देखो MBUB प्लस MGUG इज इक्वल टू MBVB प्लस MGVG। देखो यहाँ पे, सो इस तरह से आपने किया। तो अब आप क्या करेंगे, आपने अभी देखा कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, गन की भी 0 है और बुलेट की भी 0 है। ठीक है, सो यहाँ 0 डाल दो, सो देयरफॉर MB 0 प्लस MG 0 इज इक्वल टू MBVB प्लस MGVG। सो देयरफॉर MB 0 तो 0 होगा, MG 0 तो वो भी 0 होगा, सो MBVB प्लस MGVG। So therefore 0 is equal to MBVB plus MGVG. So therefore MBVB plus MGVG is equal to 0. ठीक है, सो कभी भी ऐसे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के बारे में या मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट के बारे में पूछा जाए, अगर वो थोड़ा डिटेल में पूछ रहा है तो ये डेरिवेशन कर देना। ये जो डेरिवेशन है आप अभी न्यूमेरिकल्स में भी यूज करोगे। ठीक है, कहीं पे भी गन या बुलेट वाला सम आएगा तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है भाई, MBVB प्लस MGVG इज इक्वल टू 0। ठीक है, MBVB प्लस MGVG इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला ही लगा देना। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग द होल theory of this chapter। ठीक है, finally we are ending the theory। ठीक है, सो आज हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हमने उससे पहले भी हमने 2 डिविजन्स पढ़े, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ के भी एक आध एग्जाम्पल्स देखे, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आज के चैप्टर का पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर उसको डिराइव किया और लास्ट में हमने ये रिकॉइल वेलोसिटी और मजल वेलोसिटी क्या होती है वो समझा। चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और फिजिक्स में मेरे ख्याल से आपका ये फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। अगर आप आगे भी चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये आपको सबसे फेवरेट चैप्टर लगेगा इस साल का फिजिक्स का, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। देखो हमने थियोरी पूरी भी कर ली। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। अच्छे से देखें वीडियो, एक आध बार सारे वीडियो देख लेंगे इस चैप्टर के तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डू द एंटायर वर्क प्रॉपरली, अच्छे से देखें और अच्छे से करें एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।